औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum students. Hi everyone. Here Mr. Rizwan. Today my topic is electric flux. Students, हमने आज 12 चैप्टर का आर्टिकल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो पढ़ना है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती क्या है। तो अगर हम बाय डेफिनेशन देखें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया। कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सर्टेन एरिया में से जितनी पास कर रही होंगी, हम उस चीज़ को नाम दे देंगे किसका? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। देखें, हमारे पास आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या थी कि वेयर दी फील्ड लाइंस क्लोजर टू ईच अदर फील्ड इज स्ट्रॉन्ग। अगर किसी एरिया में से फील्ड लाइंस ज़्यादा पास कर रही होंगी तो हम कहेंगे कि इसका जो फ्लक्स है वो ज़्यादा है। हम यहाँ पे एक डायग्राम की मदद से इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम डेफिनेशन को देखें तो हमने ये पढ़ा कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है ये दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। नंबर वन, आपने कहा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द मेजर ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया एलिमेंट। एक तो आपने फील्ड लाइंस की बात की, दूसरा हमने एरिया की बात की कि एक तो एरिया पे डिपेंड कर रही है, दूसरा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पे जो है वो डिपेंड कर रही है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मैंने ये फील्ड लाइंस बना दी हैं, ठीक है, और एक मैंने एरिया यहाँ पे लिया। तो अगर मैं यहाँ पे ए पॉइंट पे बात करूँ तो यहाँ से फील्ड लाइंस 3 पास कर रही हैं, और अगर मैं बी पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पे फील्ड लाइंस 1 पास कर रही है। इसका मतलब ये कि यहाँ पे फ्लक्स ज़्यादा है और यहाँ पे फ्लक्स क्या है? कम है। हमने अभी कहा कि सर्टेन एरिया में से जितनी फील्ड लाइंस पास करेंगी इसको हम क्या नाम दे देते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नाम दे देते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये बात आपने याद रखनी है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सर्टेन एरिया से पास कर रही है तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। अगर सर्टेन एरिया में से वाटर पास कर रहा है तो वाटर फ्लक्स है। अगर हवा पास कर रही है तो एयर फ्लक्स है। ठीक है, अब इस चीज को यहां पे ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसको हम एक ग्रीक लेटर फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। फाई का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, साथ ही छोटा लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिक। फाई मीन फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और अगर हम इस फार्मूला से देखें तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया ए। ये बात बड़ी समझने वाली है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है ये 3 चीजों पे डिपेंड कर रही होती है। अगर आप डॉट प्रोडक्ट को ओपन करें तो आप क्या लिखेंगे इसे? ई ए कॉस ऑफ थीटा। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स 3 चीजों पे डिपेंड कर रही है। नंबर 1 कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं इनकी स्ट्रेंथ कितनी है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे आपके पास जो है वो एक विंडो रखी हुई है घर में, उसके सामने आपने पंखा लगाया हुआ है। पंखे की हवा जितनी ज़्यादा तेज़ होगी उतनी हवा उस एरिया में से ज़्यादा पास करेगी। नंबर 1 पे किस पे डिपेंड कर रही है? हवा पे। दूसरे नंबर पे जितना एरिया ज़्यादा होगा उस विंडो का, जितनी बड़ी होगी उतनी फ्लक्स उसमें से ज़्यादा उसमें से उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा पास कर जो है वो पाएंगी। तो अब 2 चीज़ों पे होगी। तीसरी, अगर एरिया भी उतना हो और आपके पास हवा की स्पीड भी उतनी हो, लेकिन आपने पंखे का मुंह विंडो से दूसरी तरफ कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि ई और ए के दरमियान में जो एंगल है उस पे भी डिपेंड करती है हवा। तो हम क्या कह लेंगे कि हमारे पास इलेक्ट्रिक, अगर हम फ्लक्स की बात करें तो इसी तरह इलेक्ट्रिक फ्लक्स 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है। नंबर 1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ पे, दूसरे नंबर पे
एरिया पे। तीसरे नंबर पे एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान एंगल कितने डिग्री का है। इन दोनों चीज़ों को हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है इसकी डेफिनेशन एक और भी है। अगर मैथमेटिकल डेफिनेशन देखें, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया ए इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट देखें तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा हुआ है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है ये होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज, या सॉरी वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो अगर हम इसका यूनिट देखें तो हमारे पास फोर्स का यूनिट न्यूटन, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, फोर्स। हमारे पास इसका अगर हम यूनिट की बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स के, तो वो हमारे पास बनता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। चलिए अगले नंबर पे हमारे पास जो आपको पेपर के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है वो ये है कि जो मैक्सिमम फ्लक्स कब होती हैं और मिनिमम जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हैं वो कब होती हैं। इस चीज़ को समझने के लिए हम यहाँ पे अगर डेफिनेशन देखें तो आप कहेंगे व्हेन एरिया एलिमेंट हेल्ड परपेंडिकुलर टू द फीड लाइंस बट डायरेक्शन ऑफ द ए इज पैरेलल टू ई। सबसे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे आपने याद रखना है। इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। हमारे पास जो 3 जो नाम हैं वो एक ही चीज़ के हैं। यहाँ पे आपने इस बात को समझ लेना कि हमारे पास ये जो चीज़ है इसको हम सरफेस कहते हैं, ऐसे ही है जी। और इसका दूसरा नाम प्लेन भी है, ठीक है, और इसको आप एरिया भी कहते हैं। इसके 3 नाम हैं, इसको हम प्लेन भी कहते हैं, इसको हम एरिया भी कहते हैं, इसको हम सरफेस भी कहते हैं। तो अगर ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इधर से आ रही, इधर से हमारे पास क्या आ रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस हमारे पास जो एरिया इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो आ रही हैं वो इस एरिया के ऊपर, इस प्लेन के ऊपर, इस सरफेस के ऊपर अगर परपेंडिकुलर हैं तो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर जाएंगी, पास कर जाएंगी। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब इस एरिया के, इस इलेक्ट्रिक जो इस एरिया के, इस प्लेन के, इस सरफेस के ऊपर जब परपेंडिकुलर होगी तो इसका दूसरे मीनिंग में ये भी मतलब है, ये जो हमने एरिया लिया है ना, इसकी डायरेक्शन इधर को होगी या इसकी डायरेक्शन इधर को होगी। जो अगर हम वेक्टर एरिया की बात करें तो वो एरिया के ऊपर, वेक्टर एरिया जो होता है वो इस एरिया के ऊपर, इस प्लेन के ऊपर, इस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। मतलब अगर मैं इसको प्लेन कहता हूं, इसको सरफेस कहता हूं और इसको अगर मैं जो है वो एरिया कहता हूं, तो जो वेक्टर एरिया उसकी डायरेक्शन यूं होगी। इस प्लेन के ऊपर वेक्टर एरिया, इस एरिया की डायरेक्शन किधर को है, इधर को है। और ये सरफेस एरिया, ये प्लेन है, ये हमारे पास क्या है, जो है वो सरफेस है। तो अब देखें बेटा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब इस प्लेन के ऊपर, इस सरफेस के ऊपर, इस एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर होती है तो इसका मतलब ये है कि वो एरिया के साथ क्या है, पैरेलल है। वो एरिया के साथ क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पे आप देखें बेटा कि अगर मैं कह दूं कि एरिया एलिमेंट इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू ई, जब एरिया परपेंडिकुलर होता है ई के, तो उसी वक्त वो वेक्टर एरिया के साथ क्या होता है, ई और वेक्टर एरिया आपस में उसी वक्त क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो इसका मतलब जब दो चीज़ें ई और वेक्टर एरिया, दोबारा फिर सुन लें, अगर ये मेरे पास सरफेस है, ये मेरे पास प्लेन है, इसको हम एरिया भी कहते हैं और इसकी डायरेक्शन किधर को है, इधर को है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके ऊपर परपेंडिकुलर होती हैं तो वो एरिया की क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। जब एरिया के वो पैरेलल होंगी तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के दरमियान एंगल 0 डिग्री का बन रहा है, ई और ए के दरमियान। तो cos 0 कितना होता है, 1 होता है। तो ये बात देखिए ना, आपकी बुक के अंदर परपेंडिकुलर की बात की है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड
इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एरिया के परपेंडिकुलर है। तो बेटा आपने ये बात याद रखनी है कि यहां पे उसने वेक्टर एरिया की बात नहीं की, उसने सरफेस एरिया की बात की है, उसने प्लेन की बात की है, उसने सरफेस की बात की है। ठीक है जी। तो इसका मतलब जब ई एरिया के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये है कि ई वेक्टर एरिया के पैरेलल है। तो अगर ई वेक्टर एरिया के, तो हमारे पास जो हमने पढ़ा था कि जो डॉट प्रोडक्ट आपने ओपन करना है, आपने वेक्टर एरिया के साथ लेना, आपने एरिया के साथ एंगल नहीं लेना। तो वेक्टर एरिया के पैरेलल है, तो पैरेलल पे एंगल कितने डिग्री का होता है? 0 डिग्री का। तो हमने यहाँ पे 0 एंगल, इसको डॉट प्रोडक्ट को खोला तो ये cos थीटा की जगह पे आपने 0 डिग्री पुट कर दिया एंगल, और एंगल 0 आपको पता है cos 0 1 होता, तो हमारे पास फ्लक्स क्या आ गई? E इंटू ए की इक्वल आ गई, जो हमारे पास मैक्सिमम फ्लक्स होती है। अब इसी तरह अगर ये मैं कह दूं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये सरफेस एरिया, ये सरफेस, ये प्लेन, ये हमारे पास एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूं पास कर रही है, यूं। तो इस सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल है, इस सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? पैरेलल है। इस प्लेन के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल, इस एरिया के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल। लेकिन इस एरिया की डायरेक्शन किधर को? आपकी तरफ है, एरिया की डायरेक्शन इधर को है। लेकिन एरिया के ऊपर, वेक्टर एरिया के ऊपर क्या है? ये परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये सरफेस के साथ पैरेलल, ये एरिया के साथ पैरेलल, ये प्लेन के साथ एंगल क्या बना रही हैं? 0 डिग्री। लेकिन हमने एरिया, प्लेन और सरफेस के साथ नहीं देखना, हमने देखना है वेक्टर एरिया के साथ। तो इस वेक्टर की डायरेक्शन किधर को है? इधर को है। इस वेक्टर की डायरेक्शन इधर को है। तो हमारे पास वेक्टर की डायरेक्शन ये और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ये, तो दोनों के दरमियान एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री। तो आप यूं कह लेंगे व्हेन एरिया ए इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस, जब एरिया के ऊपर, जब व्हेन एरिया ए इज हेल्ड पैरेलल टू द फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस के ऊपर जब एरिया पैरेलल होता है तो उसी वक्त वेक्टर एरिया के साथ क्या होती है? फील्ड लाइन परपेंडिकुलर होती हैं। तो जब दो वेक्टर एरिया और ई आपस में पैरेलल होंगी तो एंगल कितने डिग्री का? 90 का। तो cos 90 0। तो आप खोल लें इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू ई डॉट ए, ई ए cos थीटा, तो आप ई ए cos 90, तो हमारे पास क्या आ गया जी? ई ए cos 90 हमारे पास 0 होता है, तो हमारे पास फ्लक्स क्या आ गई? 0। तो मिनिमम आ गई। अब स्टूडेंट्स तीसरा केस हमारे पास क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया आपस में ना तो पैरेलल हों, ना आपस में परपेंडिकुलर हों, बल्कि कोई और एंगल बना रहे हों। तो व्हेन वेक्टर एरिया मेक्स अ सर्टेन एंगल विद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो हम यूं कह लेंगे व्हेन वेक्टर एरिया ए इज नेदर परपेंडिकुलर नॉर पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है, बल्कि कोई ना कोई एंगल बना रहा है जो थीटा। तो मैं यूं कह लूँगा कि हमारे पास एरिया, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब ये एरिया हमारे पास यूं हो गया, ना ये पैरेलल है ना ये परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे कोई ना कोई एंगल बन रहा है। इस देखें, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इस एरिया की डायरेक्शन, इस एरिया की डायरेक्शन देखिए, इस एरिया की डायरेक्शन यूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन यूं, तो इनके दरमियान में कोई ना कोई और एंगल बन रहा है। ना 90 है ना 0 है, ये 60, 45 कोई भी एंगल यहाँ पे बन सकता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? फाई इज इक्वल टू हमारे पास ई डॉट ए, तो हम लिखेंगे ई ए cos थीटा। ये डायग्राम बताई गई है आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये और हमारे पास जो एरिया है उसकी डायरेक्शन ये, तो दोनों के दरमियान में एंगल क्या बन रहा है? कोई और एंगल बन रहा है। तो आज हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती हैं। तो हमने पढ़ा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हमने कहा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हमारे पास ई डॉट ए की इक्वल होती है, यानी कि ये तीन चीज़ों पे ऑन। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एरिया एंड द एंगल बिटवीन ई एंड ए। अच्छा, ये पेपर के अंदर आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आता है कि आपको ये पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है। आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट याद करना, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। और एक ये पूछा जा सकता है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, और आपसे ये सवाल शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है कि व्हाट इज़ मैक्सिमम फ्लक्स एंड व्हाट इज़ मिनिमम फ्लक्स। कल हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ जो है वो हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।